हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आज हम आपके लिए एक बिल्कुल नया चैप्टर लेके आए हैं, द्विघाती समीकरण या इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। याद करवाएं, पीछे वीडियो में हमने आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ाए थे और उसके मेरे ख्याल से 6 या 7 वीडियो कुछ बनाए हैं। बारी बारी से इनको बहुत विधिवत तरीके से वहाँ पे बताया गया है। अगर उनके बारे में आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो आई बटन दबा के बारी बारी से एक एक करके बिल्कुल वीडियो को पढ़ें और अच्छी तरीके से सीख लें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अब तक शायद आपने नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़ें। और आज हम फिलहाल जो इस एक्सरसाइज में पढ़ाने वाले हैं उनको थोड़ा देखते हैं क्या क्या चीज़ है जिस पर हमें फोकस करना है, वो क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हमें द्विघाती बहुपद पढ़ना है और द्विघाती बहुपद से ही हम द्विघाती समीकरण बनाते हैं। फिर इसके बाद द्विघाती समीकरण की हम जांच कैसे करते हैं, कैसे जानते हैं कि ये द्विघाती समीकरण है, और द्विघाती समीकरण हल करने की क्या क्या विधियां हैं ये भी आपको सीखना है। उससे द्विघाती समीकरण का विविध कर क्या होता है और द्विघाती समीकरणों को जब हल करते हैं तो जो मूल ज्ञात होते हैं, मूल मानी असली में ये कह सकते हैं कि मूलों का मतलब है समीकरण का जो हल होगा, अर्थात जो समीकरण के मान ज्ञात होंगे, x के जो मान ज्ञात होंगे वो ही समीकरण के मूल कहलाते हैं। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति भी हमें चेक करनी है कि मूल हमारे किस प्रकार के हैं, वास्तविक हैं, अतिकल्पित हैं, जैसे भी हैं उनके हम प्रकृति को जान पाएंगे। तो वो क्या विधि है जिससे हम मूलों की प्रकृति सीखेंगे, वो भी हम आपको यहां पे सिखाएंगे। तो आज जो आपके ये ऊपर में 3 टॉपिक दिख रहे हैं, ये ऊपर के 3 टॉपिक, ये देखिए नंबर 1, 2, 3 ये टॉपिक, जो एक्सरसाइज आपकी पहली स्टार्टिंग होने वाली है उसमें केवल आपको ये 3 टॉपिकों पर देखना है। अगर हम आपसे ये कहें कि द्विघाती बहुपद क्या है, द्विघाती जैसा उसका नाम है, दो घात मानी चर राशि पर अधिकतम 2 पावर अगर है तो ऐसा बहुपद आपका द्विघाती बहुपद कहलाएगा। इसका वास्तविक में जो स्वरूप है या हम ये कहें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो है आपका ax² + bx + c। ये आपका इसका द्विघाती बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहां पर इसमें ये जरूरी नहीं है कि इसमें पद 3 हो, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है ये बीच का पद नेग्लेक्ट कर दें, मानी b बराबर अगर 0 रख दें तो यहां पर ये ऐसा भी हो सकता है। कैसे, देखिए ax² + c ये भी आपका द्विघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है, लेकिन हमने आपको एक शर्त जो बताई है वो क्या बताई है कि इस पर निश्चित रूप से चर पर 2 घात होना बहुत आवश्यक है। स्टैंडर्ड पावर इस पर 2 होना चाहिए, मतलब उच्चतम पावर इसको कहें। ठीक है, अच्छा ये आपका बहुपद हो गया। इसके बाद द्विघाती बहुपद के बाद हम इस पर अगर थोड़ा ध्यान दें, द्विघाती समीकरण क्या है। जो द्विघाती बहुपद होता है अगर उसको 0 के बराबर इक्वेट कर दें, जैसे हम इसको ये कहें ax² + bx + c = 0 लिख दें, तो ये हमारा ये फॉर्म होता है काय का, द्विघाती समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म ये हमारा होता है। ठीक है, यहां भी हमने वही बात बताई जो कौन सी, कि यदि ये b वाला b = 0 रख दें तो हमारा ये बीच वाला पद गायब हो जाएगा, तो हमारा ax² + c = 0 हो जाएगा। ये भी आपका द्विघाती समीकरण कहलाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया द्विघाती समीकरण। अब इसके बाद एक तीसरा हमारा जो टॉपिक है उस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इसमें लिखा है द्विघाती समीकरण की आप जांच कैसे करेंगे। ये द्विघाती समीकरण है, जैसे जो भी हमें समीकरण दिया जाएगा उसको हम हल करके ये देखेंगे कि क्या ये इस रूप में है, मानी ax² + bx + c के रूप में है। यदि ये इस रूप में है, ये ax² + bx + c के रूप में है, तो हम निश्चित रूप से ये कह देंगे कि ये समीकरण हमारा द्विघाती समीकरण है। ठीक, फिलहाल इस एक्सरसाइज में जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें केवल इतनी 3 बातें आपको सीखनी है, बस 3 बातों की जांच करनी है आपको केवल। और मोस्टली सवाल जो हैं वो आपके द्विघाती समीकरण इस पर ही आएंगे। ठीक, और इस पर जांच वाले आएंगे जो जांच करनी होगी कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए सीधा सीधा एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर। ये आपके ये 2 जो टॉपिक रह गए हैं इसको नेक्स्ट वाले वीडियो में पूरा आपको डिटेल बताएंगे और इसके सारे सवाल भी उसी वीडियो में आएंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो के लिए हम इस पर यहाँ पर चर्चा नहीं करते हैं, इसलिए अब आप आज इन तीनों पे
इस एक्सरसाइज में जो आने वाली एक्सरसाइज इस पर हम बोलेंगे। चलिए देखते हैं कुछ प्रश्नावली के सवाल। तो देखते हैं ये एक्सरसाइज 4.1 का कुछ सवाल, ये एक पहले सवाल के कुछ 8 भाग हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो 8 भागों में पूछा क्या गया है, सब में एक ही बात पूछी गई है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। हमने आपको अभी बताया था कि जांच कैसे करते हैं। जांच करने का मतलब हमें ये पहचानना है कि ये दो घात समीकरण है या नहीं, ठीक। और पहचान हमने बताई थी दो घात समीकरण की, अभी बताई थी। क्या बताई थी बताएं? हमने आपको बताया था कि दो घात समीकरण तब कहेंगे जब इसका रूप हो ax² प्लस सी ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में अगर लिखा है तो हम जानते हैं कि ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। तो इस रूप में हमारा होना चाहिए अगर सवाल, तो हम लिख देंगे कि ये हमारा द्विघात समीकरण है। ये जांच करने का तरीका होगा। चलिए हम देखो एक एक करके बारी बारी से पहले हम पहले भाग को हल करके आपको बताएं कि ये दो घात समीकरण है या नहीं। चलिए पहला भाग यहाँ देखिए करके हम दिखा देते हैं। ये आपका लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 3। तो यहाँ होल ऑफ स्क्वायर तोड़ें, है ना। तो तोड़ के क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर मानी पहला x है तो x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस दोनों पदों का इनका गुणा करके डबल करना होता है तो 2x हो जाएगा, और बराबर में यहाँ 2 का इसमें गुणा 2x माइनस 2 का 3 में गुणा 6। ठीक है, इसको पक्षांतर करके बराबर 0 ले आए, क्योंकि हमने आपको अभी बताया स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो इसको सारा इधर ले आएंगे तो बराबर 0 हो जाएगा। चलिए देखो यहाँ पे ऐसे कर दें x², ये आपका 2x इधर आएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो केवल बचेगा कितना प्लस का 1 और प्लस का ये बचेगा कितना 6, और बराबर में आपको क्या लिखना है 0। तो हमारे पास ये हो जाएगा x² प्लस कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू 0। अब ये बताएं कि क्या ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का है। अभी हमने आपको बताया ये, इसमें आप कह सकते हैं b की वैल्यू कितनी है 0, b बराबर 0। क्यों? ये देखियो हमने आपको बताया था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ b अगर इसको 0 लिख दें तो ये दो ही पद तो बचते हैं, ये दोनों पद हैं इसमें, इसका मतलब ये दो घात समीकरण है। यहाँ लिखें चूंकि यह है समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, बस यही सब में करना है आपको, हर एक क्वेश्चन में यही चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, और बस इनको सॉल्व करें, सॉल्व करके ये देखें कि इसका फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का है या नहीं है। अगर है तो लिख देंगे द्विघात समीकरण है, और यदि नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। बस इतना बताना है। चलिए दूसरा भाग भी करके दिखा देते हैं आपको। दूसरा भाग आपका है नंबर 2, ये लिखा है x² माइनस का 2x और बराबर में लिखा है माइनस का 2 इंटू ब्रैकेट में 3 माइनस का x। ये माइनस 2 का पहले इसमें अंदर मल्टीपल कर दें तो ये हो जाएगा x² माइनस का 2x, और माइनस का 2 का 3 में गुणा 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का x में गुणा कितना हो जाएगा 2x। क्लियर? अब हम इसको इधर ले आते हैं और बराबर क्या कर दें 0 कर दें, तो हमारे पास ये बचेगा x², ये माइनस का 2x है और ये भी इधर आएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और प्लस का ये आपका यहाँ पे इक्वल का निशान नहीं लगाया हमने, ये इधर ले आएंगे तो माइनस का 4x, ठीक है, ये प्लस का 6 हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरीके से इसको क्या कहेंगे ये बताएं, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का है या नहीं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म का है, लिख दें के रूप का है, रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है, यह है द्विघात समीकरण है। बताएं किसी को कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, मेरे ख्याल से सारा जितने क्वेश्चन दिए गए हैं सबको आपको यही सब कुछ करना है। तो अगर हम देखें मेरे ख्याल से इसका इसमें गुणा, देखिए हम तीसरा और आपको करके दिखा देते हैं। तीसरा पार्ट देखें, तीसरा पार्ट आपका लिखा हुआ है x माइनस यहाँ पर डाल लें नंबर 3, ये है x माइनस 2
ये है आपका x प्लस 1 और इक्वल टू x माइनस 1 और ये है x प्लस 3। ये जरूरी नहीं है कि हर एक द्विघात समीकरण हों, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी में ऐसा निकले द्विघात समीकरण ना हो, और हम चेक वही उसी प्रोसेस से करेंगे। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में नहीं है तो लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए यहाँ देखो, इनका दोनों का पहले आपस में क्या कर दें, मल्टीपल कर दें। एक्स का एक्स में मल्टीपल कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 1x माइनस का 2x माइनस का 2 बराबर का निशान लगाएं। यहाँ भी देखो ऐसे ही मल्टीपल कर दें, एक्स एक्स में गुणा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, प्लस का कितना हो जाएगा 3x और माइनस का 1x और माइनस का 3। यहाँ इसको सब इधर ले आए, बराबर 0 लिख दें। तो ये आपके पास देखो एक्स स्क्वायर तो पहले से लिखा है, ये देखिए x और ये माइनस का 2x, तो एक माइनस का x बचेगा और ये माइनस का 2, इधर सारे इधर ले आए सारे पद, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये देखिए 2x, ये कितना बचेगा, 2x बचेगा, 3x में 1x घट जाएगा, कितना बचेगा 2x, और 2x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और प्लस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 3 इधर आएगा, प्लस का 3 और बराबर क्या लिख दें 0। यहां देखिए ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाए, हो रहा है ना। तो क्या बचा, ये माइनस का 2 और माइनस का 1 मिला के माइनस का 3x हो जाएगा, और 3 से ये 2 घट जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा बराबर 0। अब बताएं इस पे x पे 2 घात है क्या, जब x पे 2 घात नहीं है तो 2 घात समीकरण कहां से बन जाएगा, आपको लिखना है, चूंकि यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब बताएं कोई समस्या हो तो, ऐसा भी हो सकता है कि द्विघात समीकरण ना हो, तो यहां पर यही बात दिख रही है ना। तो ये आपका तीसरा हो गया क्लियर। अब मेरे ख्याल से आप इन प्रश्नों में ढूंढ लें, देखो कोई कठिन लग रहा हो तो हम आपको और बता दें, कोई कठिनता की इसमें कोई बात नहीं है। चलिए एक हम और आपको आगे कुछ सवाल बता दें, कौन सा बता दें, चलिए हम यहाँ पे बता देते हैं आपको, एक सवाल संख्या बता दें, कौन सा, 7वां बता दें। चलिए 7वां सवाल देखें, ठीक है। 7वां सवाल क्या है, इसमें लिखा है x प्लस 2 का होल क्यूब लिखा है, ठीक है, और बराबर में क्या लिखा है, बराबर में 2x इंटू ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक। चलिए देखें ध्यान से, वही काम इसमें करना है, इसका होल क्यूब है तो क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दें। इसमें क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। चलिए देखो करके दिखाएं, इसका पहले क्यूब करेंगे x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर, यहां पर 2x का अंदर मल्टीपल कर दें तो कितना हो जाएगा 2x क्यूब हो जाएगा, माइनस का 2 का x 2x हो जाएगा, ठीक। 2x का माइनस 1 में गुणा माइनस का 2x, ठीक है। चलिए और आगे देखो, x का क्यूब प्लस में 8, यहां पर देखो 2 और 3 का गुणा 6x, ये हो गया 6x का, इसमें दोनों में गुणा करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस का 6 दूनी 12x हो जाएगा, और बराबर में 2x का क्यूब माइनस का 2x, ठीक है। चलिए सबको इधर ले आए, बराबर 0 लिख दें। तो ये x क्यूब है, ये 2x क्यूब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस का 1x क्यूब बचेगा, ठीक है। स्क्वायर वाला पद कितना है, 6x का स्क्वायर है। फिर इसके बाद x वाले पदों को देखें तो ये माइनस का है, इधर आएगा, इसमें जुड़ जाएगा, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस ये आपका 8 लिखा है तो लिखा रहने, बराबर में क्या बचा, इधर 0 बचा। तो आप बताएं ये हमारा जो दिख रहा है ये क्या ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, नहीं है, इसलिए ये भी हम कह सकते हैं कि ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, बिल्कुल साधारण सी बात है। तो यहां लिख दें, चूंकि यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब बताएं इसमें कोई प्रॉब्लम आपको दिखी है ना।
ये मेरे ख्याल से ये जो आपका लास्ट में दिख रहा है ये भी इसमें देखो क्यूब लगा है, यहाँ भी क्यूब लगा है। अगर हम इसका क्यूब जब तोड़ेंगे तो क्यूब वाला ही दिखा दें। ये है हमारे पास क्वेश्चन 8वां पार्ट है इसका, 1 2 3 8वां पार्ट देखें तो ये लिखा हुआ है, देखिए कितना x का क्यूब माइनस में 4x का स्क्वायर माइनस का x और प्लस में 1 इक्वल टू में लिखा है कितना x माइनस 2 का होल क्यूब। ऐसा नहीं है कि क्यूब देखते ही आप ये कह दें कि ये वर्ग द्विघात समीकरण नहीं है, ऐसा नहीं है। हो सकता है क्यूब वाले पद दोनों पक्षों में कट जाएं और स्क्वायर वाले बचें, तो जब स्क्वायर वाले बचेंगे तो उसको हम कहेंगे द्विघाती समीकरण है। तो यहां इसी पैटर्न का ये लग रहा है, देखिए इसको करके देख लेते हैं। x का क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, यहां देखिए होल क्यूब तोड़ें क्या होता है, x का क्यूब कर दें माइनस ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट में x माइनस 2। ठीक है, चलिए और आगे x का क्यूब माइनस का ये यहां से x क्यूब से x क्यूब सीधा यहीं काट दें, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, सीधा सीधा चाहे पक्षांतर करके काटें या सीधा काट दें कोई दिक्कत नहीं। क्या बचेगा हमारा, देखिए माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर, यहां क्या है माइनस का 8 और ये माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा। ये माइनस 6x का इसमें अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 6x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा, 6 दूनी 12x हो जाएगा। ठीक है, सबको इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा, सबके चिन्ह पलट जाएंगे। ये आपका हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर, ये माइनस 4x स्क्वायर इससे घट जाएगा, ये 12x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा कितना 12x और ये माइनस का x जहां लिखा है वहीं रखा रहने दो। अच्छा, ये प्लस का 1 है रखा रहने दो, ये माइनस का 8 इधर ले आओ प्लस का 8 हो जाएगा और बराबर में 0। तो हमारे पास यहां क्या बचा, ये बचा 2x स्क्वायर, 6 में से 4x स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर बचेगा। यहां से ये देखो माइनस के दोनों पद हैं जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 13x हो जाएगा और 8 और 1 कितना 9 बराबर में क्या लिखते हैं 0। बताएं ये द्विघात समीकरण है या नहीं, ये द्विघात समीकरण है क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। यहां लिखें चूंकि यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब बताएं ये पूरा क्लियर हो गया, टोटल एक आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट है नहीं ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा देखना है। इसमें लिखा है द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करिए। इसमें जो हमें इबारत लिखी हुई है इस इबारत को पढ़ के हमें दो घात समीकरण बना के रखना है, मानी दो घात समीकरण बना के छोड़ना है, बस इसको हल नहीं करना है। उसने कहा है दो घात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, तो जो इसमें इबारत लिखी है इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है कि हमें क्या दिया गया है, किसका क्षेत्रफल है, कौन लंबाई है, कौन चौड़ाई है, लंबाई से चौड़ाई कितनी अधिक है, या जो भी कंडीशन है उन कंडीशनों को आपको बहुत अच्छी तरीके से पहले समझना होता है। यदि आपने ये सारी बातें समझ ली सवाल बिल्कुल आसान हो जाता है। और यदि आपने सीधा सीधा जैसे ही देखा, बच्चे क्या करते हैं इबारती सवाल को देखते हैं, ये कहते हैं पता नहीं क्या झंझट वाला काम हो गया, पता नहीं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ऐसा कुछ नहीं होता है, बस केवल इनको ध्यान से पढ़ना होता है कि क्या है, हमें शर्त क्या दी गई है। हमें सवाल को हल करना है तो पहले शर्तें पढ़नी होती हैं कि जो हमें दिया गया वो क्या क्या है, और उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और हमारा सवाल लग जाएगा। यूँ मानो कि बहुत आसान सवाल है। चलिए देखो हम बताएं क्या क्या इसमें दिया गया है। हमें एक आयताकार भूखंड दिया गया है, उस भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि उस क्षेत्र की लंबाई जो मीटर में है वो कितनी है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। आप जानते हैं कि कोई आयताकार फील्ड होता है, क्षेत्र होता है, उसमें केवल दो भुजाएं होती हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई। आमने सामने की भुजाएं बराबर बराबर होती हैं, तो इसमें केवल दो भुजाएं हम मानते हैं। वैसे भुजाएं तो चार होती हैं, लेकिन दो भुजाओं को लंबाई कहते हैं और दो भुजाओं को चौड़ाई कहते हैं, यही तो है ना। तो यहां पर इसमें कहा गया है कि लंबाई जो है वो कितनी है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक।
अगर हम ये माने, देखना ध्यान से समझे ना, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई मान लें बराबर x मीटर है। बताएं प्रश्न के अनुसार लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी? लंबाई बराबर हो जाएगी, क्या कहा गया है, लंबाई है चौड़ाई के दुगने से, मतलब चौड़ाई जो मानी है उसका दुगना करें और फिर एक जोड़ें, दुगने से एक अधिक कर दें तब लंबाई होगी। यही तो कहा गया है, बिल्कुल आसान से काम हो गया। देखिए लंबाई और चौड़ाई दोनों हमें ज्ञात हैं, ये मीटर में है तो ये भी मीटर में ही लिखें। अब लंबाई और चौड़ाई जब दोनों ज्ञात हैं तो आप जान सकते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, भूखंड का क्षेत्रफल मानी आयत का क्षेत्रफल। आयताकार भूखंड है ना, तो क्या लिख दें आप, यहां लिख दें आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, यह दिया गया है 528। ठीक, अब आप ये बताएं कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता कितना है, लंबाई गुणे चौड़ाई, सिंपल सी बात है। यहां लिख दें लंबाई गुणे चौड़ाई और बराबर दिया गया है 528। क्लियर हो गया? बस लंबाई कितनी है, प्रश्न के अनुसार लंबाई है 2x + 1 और इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है आपकी x, चौड़ाई x है। ठीक है, और बराबर में 528। यहाँ x का इसमें मल्टीपल करें कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। इस x का 1 में गुणा तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। 528 यदि इधर ले आए तो माइनस का 528 हो जाएगा बराबर 0। बताएं ये दो घात समीकरण बन गया या नहीं? हमने आपको बताया किस रूप में होना चाहिए, ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में होना चाहिए। तो बताओ इस रूप में ये लिखा है या नहीं लिखा है? लिखा है ना, तो क्या कहेंगे, ये दो घात समीकरण आपका बनके तैयार हो गया। और यही आपको दो घात समीकरणों में आपसे कहा गया निरूपित कीजिए। तो ये दो घात समीकरण निरूपित हो गया। क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट? चलिए इसमें 2 क्वेश्चन और दिए हैं, उनको भी हम पूरा कर लेते हैं। और मेरे ख्याल से आपको बढ़िया सा समझ में तो आ ही रहा है। तो एक बार, पता नहीं क्या आपकी समस्या क्या है, अगर आपको अच्छा लगता हो तो मेरे ख्याल से लाइक तो एक बार कर सकते हैं ना, एक बार लाइक जरूर करें और दूसरा सवाल देखें। तो इसका दूसरा पार्ट भी देख लें, कितना आसान है। हमने बताया आपको ध्यान से बस पढ़ना होता है, बस कुछ नहीं है सवाल में, ध्यान से केवल पढ़ना है मन लगा के कि इसमें क्या दिया गया है। इसमें कहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 106। शायद आप ना जानते हो कि धनात्मक पूर्णांक जो क्रमागत होते हैं, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक वो क्या होते हैं, मतलब जो गिनती में लगातार गिनती में आने वाले पद हों उनको हम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। इसी सिस्टम में आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ये सारे पूर्णांक क्या कहेंगे, हम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। अच्छा, एक विशेषता समझें, जैसे 1 के बाद जब 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, तो क्या होता है, इसमें 1 जोड़ दें तब ये मिल जाता है, 2 में 1 जोड़ दें तो 3 मिल जाएगा, 3 में 1 जोड़ दें तो 4 मिल जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनमें 1 जोड़ा जाता है। अगर हम पहला कोई पूर्णांक x मान लें तो उसके आगे वाला पूर्णांक कितना हो जाएगा, x + 1, 1 जोड़ना होता है। तो हम ये माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक जो क्रम में हो वो कितने मान लें, एक x मान लें और दूसरा x + 1 मान लें। ठीक है, ये आपके क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहे जाएंगे, क्योंकि पहला अगर x है तो दूसरा x + 1 आएगा। अगर 3 मानने होते तो यहां पर हम x + 2 मानते, क्यों इसमें एक और जोड़ देते तो अगला वाला निकल आता है, x + 2 हो जाता वो। यहां 2 मानने हैं तो एक x है और एक x + 1 है। इन दोनों का गुणनफल, देखिए क्या सवाल में कहा गया है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। गुणनफल माने इन दोनों का गुणा बराबर कितना है, 306। बिल्कुल आसान सी बात है। तो देखिए यहां लिख दें प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार हम यहां लिख सकते हैं कि x और x + 1 दोनों का गुणनफल बराबर 306। कोई समस्या? अब इस x का इसमें गुणा करेंगे तो ये x² हो जाएगा, इस x का 1 में गुणा करेंगे तो ये x हो जाएगा, ये पद इधर ले आए माइनस का 306 हो जाएगा बराबर 0। बताएं ये द्विघात समीकरण है या नहीं, जो ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है। अतः यह द्विघात समीकरण है।
द्विघात समीकरण में तो निरूपित करना था, तो आपका ये तैयार हो गया। बोले किसी को कोई डाउट? एकदम क्लियर? चलिए इसके आगे एक तीसरा और सवाल देखें। तो देखिए इसका ये तीसरा पार्ट, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। पिता नहीं, मां और पुत्र के बीच संबंध यहां स्थापित करवाया गया है। क्या कहा गया है? रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। मतलब 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक, बहुत ध्यान से समझना है। देखिए उम्र वाले सवालों में क्या होता है, थोड़ा हम बता दें आपको। जैसे आज की उम्र जितनी है उसको तो हम वर्तमान आयु कहेंगे। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति ये तुमसे पूछे कि 3 वर्ष बाद तुम्हारी उम्र कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद, तो जितनी आज है उसमें 3 और जोड़ दें। जैसे हम 15 साल के हैं तो 15 में 3 जोड़ेंगे तो 15 3 18 हो जाएगा। मोस्टली लड़के जो बैठे हुए हैं 15 साल के होते हैं यहाँ पे, तो 15 और 3 18। आज के 3 वर्ष बाद वो 18 साल के हो जाएंगे। और यदि ये पूछे कि आप 3 वर्ष पहले कितने वर्ष के थे, तो उसमें से 15 से 3 आपको कम करना पड़ेगा, तो आप बताएंगे हमारी उम्र 12 वर्ष है। क्लियर? इसमें कोई डाउट? तो बस आपको ये याद रखना है कि अगर बाद की उम्र या पश्चात, ये भी कह सकता है 3 वर्ष पश्चात या 3 वर्ष बाद, एक ही बात है, तो 3 उसमें जोड़ना है समझो। 5 वर्ष पश्चात या 5 वर्ष बाद तो 5 जोड़ना है। और यदि कहे 5 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष पहले तो आपको 5 घटाना है। क्लियर? बस ये आपको इतना याद रखना है, बस आ जाएगा सवाल। देखिए ध्यान समझें। तो रोहन की वर्तमान आयु अगर हम ये मान लें, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। रोहन की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष। तो वर्तमान मानी मौजूदा हालत में आज की जो आयु है वो x वर्ष है। अब देखिए समझिए, आज की उम्र में क्या संबंध दिया है? मां उससे कितनी बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। तो उसकी मां की आयु कितनी हो जाएगी? x + 26। तब मां की आयु हो जाएगी, मां की आयु या वर्तमान आयु बराबर हो जाएगी x + 26। ये 26 वर्ष बड़ी उसकी मां है। ठीक, इतना किसी को कोई डाउट? अच्छा, अब इन ये तो दोनों की उम्र वर्तमान उम्रें हैं। अब से देखिए कितने वर्ष बाद की बात कही गई? 3 वर्ष बाद कहें या पश्चात कहें, मैंने बताया एक ही बात है। तो 3 वर्ष बाद की दोनों की उम्रें आपको निकालनी है। यहां लिखें 3 वर्ष बाद रोहन की आयु बताएं। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? आज अभी वर्तमान x है, 3 वर्ष बाद मानी 3 जोड़ दें। अभी हमने बताया 3 जोड़ना होता है। वर्तमान में 3 वर्ष बाद का है इसलिए 3 जोड़ना है। 3 वर्ष बाद आयु ये आपकी निकल आई x + 3 वर्ष। और 3 ही वर्ष बाद उसके मां की कितनी हो जाएगी? मां की आयु हो जाएगी x + 26 तो अभी है, और 3 इसमें और जोड़ दें तो ये हो जाएगा कितना? x + 29 वर्ष। बताएं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? अब इसमें यह कहा गया है कि इनकी 3 वर्ष बाद की जो दोनों की आयु है उनका गुणनफल 360 है। तो दोनों का गुणा कर दें बराबर 360 लिख दें। यहां लिख दें प्रश्नानुसार क्या लिख दें? ये देखिए रोहन की वर्तमान आयु है, 3 वर्ष बाद की आयु है x + 3, और उसके मां की 3 वर्ष बाद की आयु है x + 29। इनका दोनों का गुणनफल बराबर 360 हो जाएगा। ये देखो लिखा हुआ है। ठीक, अब इनका दोनों का गुणा कर दें, बस समीकरण आपका तैयार हो जाएगा। x का x में गुणा क्या हो जाएगा? x²। x का 29 में गुणा करेंगे तो +29x लिख दें। फिर 3 का गुणा +3x लिख दें, और +3 का 29 में गुणा, देखो 3 × 27 और 3 दूनी 6 और 2 8, और यहां पर माइनस का 360 लिख दें बराबर 0। 360 इधर ले आए। ठीक है, बस हिसाब किताब कैसे करेंगे? देखिए x² से कोई हिसाब होना नहीं है। ये x के पद हैं, ये प्लस के हैं, तो ये जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा? ये 32x हो जाएगा। 29 और 3 32x। ठीक है, ये 87 प्लस का है, माइनस का 360 है, तो माइनस का बचेगा कितना? देखिए 10 में ये आपका बचा 3,
10 में 7 घट जाएगा, 3 बच जाएगा, ये 5 है मानी 15 हो जाएगा, 15 से 8 घट जाएगा, 7 बचेगा, और ये आपका कितना 273 हो गया बराबर 0। बताएं जो किस रूप का है, ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, के रूप का है। अतः ये क्या बन गया आपका दो घाती समीकरण में, ये आपकी सारी समस्या जो थी वो दो घाती समीकरण के रूप में परिवर्तित हो गई। किसी को कोई डाउट? बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा? भैया एक बार लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है, अगला देखें सवाल। तो देखो हमारा ये एक अंतिम सवाल रह गया है, इसको ध्यान से समझ लें। लिखा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय कर रही है। कितना दूरी जानी है उसको, पूरा टोटल यात्रा कितनी करनी है, 480 किलोमीटर की यात्रा करनी है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को, अर्थात उसी दूरी को मानी 480 किलोमीटर की दूरी तो उतनी चलनी है, तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 3 घंटे का समय अधिक लग जाता। यदि उसकी चाल कम हो जाएगी तो समय अधिक लगेगा, सीधी सीधी बात है। आप अपनी साइकिल कम कर दें तो स्कूल आने में आपको समय अधिक लगेगा, और यदि आप चाल स्पीड से आएंगे मानी तेज चलाएंगे अपनी साइकिल तो निश्चित रूप से आप स्कूल में समय से पहले पहुंच जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो वही इसमें लॉजिक यहां पर लग रहा है। तो इसमें पूछा गया है कि रेलगाड़ी की चाल आपकी क्या है, तो हम ये मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। उसको टोटल यात्रा कितनी करनी है, दूरी कितनी चलनी है, कुल चली दूरी कितनी है, देख लिख दें, कुल चली दूरी मानी इस रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय की है, कुल चली दूरी बराबर कितनी है, 480 किलोमीटर की उसको यात्रा तय करनी है। ठीक है, कितना समय लगेगा, तो देखिए लगा समय निकालना है। अगर इस यात्रा में लगा समय लिख दें, इस यात्रा में लगा समय किस चाल से, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में कितना समय लगेगा, लगा समय बराबर होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी चली है उसने, 480 किलोमीटर। किस चाल से चली है, x से, तो इतना घंटा का समय उसको लग जाएगा जब वह x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी यात्रा को रेलगाड़ी मानी चलेगी। अब रेलगाड़ी किस चाल से चलेगी, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी, तो 480 किलोमीटर की दूरी चलने में उसको 480 बटे x घंटे का समय लगेगा। अब यदि उसकी चाल कम कर दें तो उसका समय बढ़ जाएगा। देखिए पुनः यदि उसकी चाल, उसकी मानी रेलगाड़ी की, यदि रेलगाड़ी की चाल कितनी कम कर दी जाए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, कम कर दी जाए, तो बताएं चाल कितनी हो जाएगी, तो चाल उसकी हो जाएगी, पहले x थी उसमें से 8 कम कर लें, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, अब उसकी चाल हो जाएगी। अब इस चाल से उसको जाना है तो कितना समय लगेगा, तो लिखें इस चाल से यात्रा में लगा कुल समय, यात्रा में लगा समय, इस चाल से चलने में यात्रा में कितना समय लगा, समय बराबर सूत्र वही है, दूरी बटे, दूरी तो उसको उतनी जानी है कितनी, 480 किलोमीटर की, लेकिन उसकी चाल बदल गई। चाल किससे जानी है, x माइनस 8 से, तो दूरी बटे चाल, इतना घंटा समय लगेगा इस चाल से। लेकिन प्रश्न कह रहा है इसमें समय ज्यादा लगा। कितना समय ज्यादा लगा, 8 घंटा। ये समय 8 घंटा ज्यादा है और ये समय ऊपर वाला 8 घंटा कम है। तो देखिए प्रश्न के अनुसार यहां लिख दें, यहां लिख दें प्रश्नानुसार। ये देखिए पहले वाला समय और ये बाद वाला समय, ये 3 घंटा अधिक है, मानी 480 बटे में x माइनस 8 और ये आपका है 480 बटे में x। ये आपका समय कितना है, 3 घंटे अधिक है। 3 अगर इसमें जोड़ दें तो निश्चित रूप से ये दोनों के समय अब बराबर बराबर हो गए। क्लियर, ये इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा और यहां से देखो हल कर लें,
ये ऐसा करते हैं 480 इसमें से दोनों जगह से हम कॉमन ले लें और यहाँ बचेगा 1/x माइनस 8 और ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 1/x। ये 480 हमने कॉमन लेके रख लिए और बराबर में यहाँ क्या बचेगा 3। ये हो गया 480 और ब्रैकेट में यहाँ देखिए x इंटू एक्स माइनस 8 और इसके बाद इधर x माइनस एक्स और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा और बराबर में क्या लिख दें 3। ये माइनस का ये प्लस का x कैंसिल हो गया। चलिए अच्छा, अब इसको हम चाहें तो ये भी काट सकते हैं। देखिए 3 एकम 3 और 3 से ये काटें 3 एकम 3 और 3 छंग 18 160 बार कैंसिल हो गया। मानिए ये हो जाएगा 160 गुणे कितना 8 और बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। यहाँ कितना बचा 1 का 1 से डिवाइड कर लें और यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कर दें। यहाँ इसमें इसका इसमें गुणा इसका इसमें 1 का पहले कर लें 0 8 छंग 48 की 8 और हासिल में कितना 4 लिख दें 8 4 12। मानिए ये हो गया 1280 और बराबर में 1 का इधर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। ठीक है, ये उधर ही ले जाएं बराबर 0 कर दें तो आपका ये वर्ग इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और ये माइनस का हो जाएगा 1280 और बराबर 0। अब बताएं ये आपका द्विघाती समीकरण बन गया या नहीं। ये आपका ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, ये समीकरण आपका एक द्विघाती समीकरण है और यही हमसे पूछा गया था। क्लियर हो गया पूरा, इसमें किसी को कोई किसी प्रकार की डाउट अब शायद नहीं होगी। ये आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। हमने आपको जैसा कि बताया था कि इसके 2-3 टॉपिक अभी और रह गए हैं जो कि आपको आगे वाले प्रश्नावली में इनका यूज करना है, तो उन टॉपिकों को हम बहुत विधिवत तरीके से आगे वाले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, और आज के लिए आज इतना ही आपको पर्याप्त है पढ़ाना। अब जो आपने पढ़ा है उसको आप ध्यान से पूरा घर पे रिपीट एक बार ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे और पूरा एक बार देखिए। वीडियो को पढ़ने से पहले ऐसा नहीं है कि ये कोई पिक्चर हो कि भाई आपको तो जैसे फिल्म देखते हो कि भाई चलो ये देख लिया वो देख लिया, ऐसा नहीं करते। वीडियो को देखने का मतलब है कि आपको अपना पेन अपनी कॉपी साथ साथ चलानी है, इसको देखते जाएं, इसको लिखते जाएं। बाय द वे कोई टॉपिक समझ में आया था उसको रोक लें और उसको पूरा समझ लें, लिख लें, समझ लें। अगर बाय द वे ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको विधिवत तरीके से पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि भाई फिल्म के तरीके से देखना है, ऐसा नहीं करना है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक एक बार ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं जिससे आज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, थैंक यू।